जय हिंद साथियों। तो आज देखेंगे हम सीटेट पेपर के लिए संस्कृत भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम देखेंगे 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गाय के पद में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि। तो पहले हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं गायिका का। तो गायिका का संधि विच्छेद हो जाएगा गे जमा अकह। गे जमा अकह इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें हो क्या रहा है देखते हैं यहाँ पर, इसमें आई जमा ए मिलकर आय हो रहा है। आई जमा ए मिलकर आय किस संधि में होता है? यह होता है हमारा अयादि संधि में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अयादि संधि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका सूत्र क्या होता है अयादि संधि का? अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अय वयावय, यानी कि ह्रस्व अथवा दीर्घ ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ए का क्या हो जाता है? ए का आय हो जाता है और आई का आय हो जाता है, ओ का अब हो जाता है और अगर औ होगा तो उसका आव हो जाता है। तो ये होता है एचो अयावयाव, यानी कि अयादि संधि में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अद्यते अव्यय का क्या अर्थ है? अद्यते अव्यय का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी आजकल। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अद्यते मतलब होता है आजकल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हरि शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? हरि शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा हो जाएगा? हरिय, हरि, हरिय या फिर हरि। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, पीताम्बरः में कौन सा समास है? यह क्वेश्चन हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी करा है। तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पहले अर्थ समझ लेते हैं पीताम्बर का। पीताम्बर का अर्थ होगा पीला है जिसका अंबर। पीला है जिसका अंबर। अंबर मतलब होता है वस्त्र। तो किसका है पीला वस्त्र? यह है श्री कृष्ण जी का, यानी कि इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? बहुब्रीहि समास में वह होता है जैसे कोई शब्द कोई अलग ही अर्थ स्पष्ट करे, किसी स्पेशल के लिए वो शब्द हो, तो वहां पर होता है हमारा बहुब्रीहि समास। जैसे गजानन, गजानन किसको बोलते हैं? गणेश जी को। तो वहां पर हो जाएगा गजानन में बहुब्रीहि समास। इससे अलग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है दशानन। दशानन मतलब 10 है जिसके आनन। दशानन वैसे तो देखो उसमें संख्या आई हुई है, तो संख्या वाले में कौन सा समास होता है? उसमें होता है हमारा द्विगु समास। लेकिन दशानन बोला गया है किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए जो थे रावण। तो वहां पर हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास, वहां पर द्विगु समास नहीं होगा। तो ध्यान रखना है इन चीजों का। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, अत्युत्कृष्ट पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? अत्युत्कृष्ट में कौन सा उपसर्ग होगा? अत्यु, त्यु, ए या फिर अति। उपसर्ग का तो पता होगा साथियों, जो किसी शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उनको कहते हैं हम उपसर्ग। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें होगा साथियों अति उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अति ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्धमान पद में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय समझ लेते हैं। प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसको कहते हैं प्रत्यय, जो कि उपसर्ग का अपोजिट होता है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तबियत, तब्य, एनियर या फिर सानच। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी सानच। इसमें होगा हमारा सानच प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा। और सानच प्रत्यय की पहचान होती है अगर लास्ट में आन मिले, यानी कि जैसे वान हो गया, मान हो गया, इस तरीके के शब्द लास्ट में मिले तो वहां पर होगा हमारा सानच प्रत्यय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, आई का उच्चारण स्थान क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह उच्चारण स्थान कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो आई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, कंठ ओष्ठ,
कंठ तालु या फिर ओष्ठ। तो साथियों इसको एक ट्रिक से समझ लेते हैं। आई मिलकर किस किस से बना हुआ है? आई किससे मिलकर बना हुआ है? ए जमा ई से, ए जमा ई से आई बनता है। तो आई ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो आई का उच्चारण स्थान हो जाएगा साथियों कंठ तालु। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। अक्षणा काण है वाक्य में अक्षणा पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो अक्षणा काण है वाक्य में अक्षणा पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है साथियों? तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का या फिर षष्ठी का? तो पहले समझ लेते हैं। अक्षणा काणा का मतलब है आंख से काणा। अक्षणा काणा का मतलब क्या हो गया? आंख से काणा, मतलब आंख से। साथियों जैसे मैं पता करता हूं कि इसमें कौन सी विभक्ति है, मैं पता करता हूं कारक से। जैसे हमने याद कर रखा कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो किस करण से शब्द आ गया यहां पर। तो यहां पे भी दे रखा कि आंख से, मतलब करण 1, कर्म 2, करण 3, यानी कि इसमें होगी हमारी तृतीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसके लिए। तो ये किस तरीके से कारक चिन्ह होते हैं और उनसे हम विभक्ति का किस तरीके से पता लगाते हैं, तो आइए देखते हैं। पहले उसको समझ लेते हैं, अगला क्वेश्चन बाद में समझेंगे। तो आइए समझते हैं कारक चिन्ह के द्वारा विभक्ति। तो पहला है कर्ता, कर्ता कारक का चिन्ह हो जाएगा ने, और इसमें होगी प्रथमा विभक्ति। विभक्ति तो साथियों हमें क्रम से याद रखनी पड़ेगी। पहले नंबर पे आएगी प्रथम विभक्ति, दूसरे पे द्वितीय, तीसरे पे तृतीय, इस तरीके से हम सारी विभक्ति देख लेंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो कर्ता का चिन्ह हो जाएगा ने, कर्म का होगा को, कारण का होगा से, और संप्रदान का होगा के लिए, अपदान का होगा से, मतलब अलग होने पर, मतलब वहां से वो चीज अलग होनी चाहिए, वहां पर से का यूज होगा। और कारण एक से यहां पर भी है। और छठे नंबर पे आएगा संबंध, संबंध में होगा काकी के, नानी ने, रारी रे, इस तरीके से। और अधिकरण में होगा में और पर। तो ये होंगे कारक के चिन्ह और इन्हीं के द्वारा हम विभक्ति का पता लगाएंगे। अगर मान लो कहीं पर दिखाई दे रहा है जैसे कि बाणेन, मतलब बाण से, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय कारक हो जाएगा, तीसरे नंबर का कारक हो जाएगा। और तीसरे नंबर के कारक में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति ही होगी इसमें। और इसी तरह आ जाएगा जैसे कि आ जाता है वृक्षात, वृक्ष से, वृक्ष से, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से अलग हो रहे हैं पत्ते, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अपादान कारक, अलग होने पर। और इसमें कौन सी विभक्ति होगी? इसमें होगी हमारी पंचमी विभक्ति। ऐसे आ जाता है रामस्य, रामस्य आ जाता है, रामस्य मतलब होगा राम का। तो राम का कौन सा चिन्ह आ गया? हमारा आ गया संबंध कारक का चिन्ह आ गया। और संबंध कारक आता है छठे नंबर पर, तो रामस्य में हो जाएगी हमारी षष्ठी विभक्ति। तो इस तरीके से साथियों हम कारक के चिन्ह के द्वारा विभक्ति का पता कर सकते हैं। चलिए अगले वाले प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। निज पद का विलोम क्या है? निज पद का विलोम क्या है? हल है, गिरह है, पर है या फिर सत है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों पर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निज मतलब होता है अपना, निज मतलब होता है अपना, और पर मतलब होता है पराया। तो निज पद का विलोम शब्द हो जाएगा पर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पितरऊ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास? तो पितरऊ का मतलब होता है माता और पिता। पितरऊ का मतलब होता है माता और पिता। तो जहां पर ये और शब्द आ जाता है वहां पर होता है हमारा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का। जैसे इसके और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे दिन रात होता है, दिन रात मतलब दिन और रात, तो यहां पर भी कौन सा समास होगा? तो यहां पर भी होगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है आज के प्रैक्टिस सेट का। अभिज्ञ पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ए, अभि, ज्ञ या फिर कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अभी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12। राम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? तो राम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा होगा? राम, रामई, रामे या फिर रामई, जिसके पीछे विसर्ग लगे हुए हैं। इन दोनों में ये अंतर है, एक में विसर्ग है, एक में विसर्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, रामई। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13। यत्र अव्यय का क्या अर्थ है? यत्र का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जहां,
तहां, कहां या फिर वहां। तो यत्र माने होता है साथियों जहां। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14। लकार्य पद में कौन सी संधि है? लकार्य पद में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा साथियों यड़ संधि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और ये आंसर होगा किस तरीके से समझ लेते हैं। पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसका संधि विच्छेद होगा लिरह जमा आकार है, लिरह जमा आकार है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यड़ संधि में क्या होता है? यड़ संधि का सूत्र होता है हमारा इको यड़ची, यानी कि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, रि और लिरह के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई का यह हो जाता है, उ का ई का यह हो जाता है, उ का वह हो जाता है और लिरी का ल हो जाता है और रिरी का र हो जाता है। तो ये होता है हमारा इको यड़ची में। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर लिरह का ल हो रहा है, लिरह का ल हो रहा है क्योंकि इसमें लिरह नहीं है, लाकार में ल बन गया है। तो यहां पर होगी हमारी यड़ संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कर्तव्य पद में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए तव्य, ल्यूट, तव्यत या फिर वयप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तव्यत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं। तव्यत जो प्रत्यय होता है इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे समझते हैं इसको। तो तव्यत तो कोई प्रत्यय होता ही नहीं है। अब ये समझ लेते हैं जिस शब्द के लास्ट में तव्य आता है, जिस शब्द के लास्ट में तव्य आता है वहां पर ज्यादातर तव्यत प्रत्यय ही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 16। स का उच्चारण स्थान क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। स का उच्चारण स्थान कंठ, ओष्ठ, तालु या फिर मूर्धा। तो जो स का उच्चारण निकलता है हमारे मुंह से वो निकलता है मूर्धा से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17। ब्रह्मणाय गायम ददाति वाक्य में ब्रह्मणाय पद में किस विभक्ति का प्रयोग है? मैंने अभी आपको कारकों के साथ विभक्ति का संयोजन समझाया था कि कैसे हम कारक के द्वारा विभक्ति का पता कर सकते हैं। तो ब्राह्मणाय का मतलब क्या होता है? ब्राह्मणाय का मतलब होता है ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण के लिए गाय दी गई है तो ब्राह्मण के लिए। तो यहां पर किस कारक का चिन्ह हो गए? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो चौथे नंबर पर आ रहा है संप्रदान के लिए। तो इसका मतलब इसमें हो जाएगी हमारी चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18। कृपण पद का विलोम क्या है? कृपण पद का विलोम क्या है? उदार, उरह, कृशः या फिर उत्तम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदार है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है गत्वा पद में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा, तुआ या केतवा या फिर तुआम। तो इन दोनों में अंतर साफ दिखाई दे रहा होगा साथियों आपको कि एक में पूरा क्या बना हुआ है और एक में आधा क्या बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कितवा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20। गुरु शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? गुरु, गुरुवे, गुरव या फिर गुरुभ्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरुवे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। नख छिन्न में कौन सा समास है? नख छिन्न शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 22। अपि अव्यय का क्या अर्थ है? अपि की हिंदी मीनिंग भी, तो, पर या फिर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी। अपि माने भी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है नवोढ़ा पद में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या अयादि संधि। संधि पता करेंगे संधि विच्छेद करके। संधि विच्छेद करते हैं इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नव जमा ऊढ़ा। तो यहां पर हो क्या रहा है? ए जमा ऊ मिलकर ओ हो रहा है। तो ये किस संधि में होता है?
ये होता है हमारा गुण संधि में। गुण संधि का सूत्र होता है हमारा आद्गुण है। आद्गुण का मतलब होता है ह्रस्व अथवा दीर्घ ए या आ के बाद अगर ई आए, ऊ आए, रिरी आए या फिर लिरी आए तो ई का क्या हो जाता है, ई का हो जाता है ए, ऊ का हो जाता है ओ, और रिरी का हो जाता है अर, और लिरी का हो जाता है अल। तो ये होता है हमारा गुण संधि में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, सुगम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो सुगम पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, सु, सुग, सुम या फिर से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सु। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 25, डै का उच्चारण स्थान क्या है। डै का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, मूर्धा, कंठ नासिका या फिर ओष्ठ नासिका। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ नासिका। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य में वृक्षात पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीया का, द्वितीया का, पंचमी का या फिर सप्तमी का। तो हम इसको भी सोल्व करेंगे कारक और विभक्ति वाले चिन्हों से। कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। वृक्षात पत्राणि पतंती, इसका मतलब होगा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द आ रहा है, वृक्षात। वृक्षात का मतलब होता है वृक्ष से, यानी कि पेड़ से। तो यहां पर कौन सा चिन्ह आ गया, यहां पर आ गया से चिन्ह। से चिन्ह कौन से कारक में होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, एक तो होता करण में, करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, और एक अपादान भी आ गया इसमें, अपादान। तो अपादान का चिन्ह भी क्या होता है, से, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ था अलग होने पर, आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पर अलग होने का मीनिंग क्या है, अलग होने का मीनिंग है मतलब वो चीज़ वहाँ से अलग हो रही हो। एक तो होता है जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ बाण से भी आ रहा है, लेकिन से का मतलब अलग नहीं हो रहा है। यहाँ पर अलग हो रहा है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब पत्ते वृक्ष से गिरकर अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर होगा हमारा अपादान कारक। और अपादान कारक में कौन सी व्यक्ति होती है, कौन से नंबर का कारक है, तो ये है 5वें नंबर का। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर 5वें नंबर पे आता है। तो इसमें होगी कौन सी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है, मोक्ष पद का विलोम लिखिए। मोक्ष पद का विलोम क्या होगा, बंधनम, वचन, वमन या मनन। तो मोक्ष का मतलब होता है, देखो मोक्ष का मतलब क्या समझा जाता है, मोक्ष का मतलब समझा जाता है कि आत्मा मुक्त हो चुकी है, मतलब फ्री हो चुकी है, किसी पर कोई भी किसी भी तरीके की उस आत्मा पर पाबंदी नहीं है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बंधन, यानी कि इसको बांध के रखना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंधनम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 28, चोर भयम पद में कौन सा समास है। सत्य समास नहीं होगा यहाँ पर, इसकी जगह होगा विभक्ति। चोर भयम पद में कौन सी विभक्ति है, चोर भयम पद में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी या द्वितीया। चोर भयम का हिंदी मीनिंग होता है चोर के लिए, चोर के लिए। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी कि इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी इसकी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 29, निष्पाप पद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। निष्पाप में कौन सा उपसर्ग होगा, निस, निस, निस या निस। इन चारों क्वेश्चनों में साथ ही थोड़ा थोड़ा सा अंतर होगा। देखो इस निस में और इस निस में सिर्फ हलंत का अंतर है, और इसमें भी एक हलंत का ही अंतर है। तो ध्यान से देखना है इसको। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, निस, जिसमें हलंत लगा हुआ है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, श्री से पद में कौन सी संधि है, गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, और इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। श्री से पद में कौन सी संधि होगी, पहले संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, अपना पता लग जाएगा। संधि विच्छेद करते हैं इसका। श्री जमा ईश है, श्री जमा ईश है। यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर मैं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ई जमा ई मिलकर ई ही बना रहे हैं। तो यहां पर कौन सी होगी, अकय सवर्ण दीर्घ है, मतलब यहां पर होगी दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों हमारे संस्कृत के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहे। और एक बार आपसे फिर से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद साथियों।